हाँ जी, कल की क्लास में आपको इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड कुछ बता रहा था मैं। तो इंक्लूडेड एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए, ऑलमोस्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। तो दो क्वेश्चन इंक्लूडेड एंगल को मैं कराते हुए अब आगे की तरफ मैं आज के लेक्चर में कुछ इंक्लूडेड एंगल, कुछ डिफ्लेक्शन एंगल और इन सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, लिखिए पहला ही क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। आपको दे रखा है बियरिंग ऑफ ए बी 120 डिग्री और दे रखा है बियरिंग ऑफ बी सी आपका 100 डिग्री। फाइंड द इंक्लूडेड एंगल एट बी। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे अगेन लिख रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको दे रखा है बियरिंग ऑफ ए बी 200 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल बी 120। फाइंड द बियरिंग ऑफ बी सी। तो कल की क्लास से मैंने ये दो सवाल उठाए हैं, यहीं से यहीं पर एंड हुई थी अपनी कल की क्लास और यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस का आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आप यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम मेथड यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली बीसी पनमिया का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा आपको। करते हैं सॉल्व। बी इंक्लूडेड एंगल 200 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। हमने इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला लिया। फॉर्मूला होता है बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। यह अपना फॉर्मूला होता है एज पर बीसी पनमिया। फोर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन आपके ए बी की फोर बियरिंग, बैक बियरिंग 120 फोर बियरिंग दे रखा है, और इसको बैक बियरिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 180 ऐड कर देंगे। तो ये आपका 300 बन गया बैक बियरिंग। फोर बियरिंग अगेन दे रखा है आपको 100 और आपने रख दिया, आंसर आपका आ गया 200 डिग्री, जो कि इंक्लूडेड एंगल आपको बीटा के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बीटा मतलब एक्सटीरियर एंगल के रूप में प्राप्त हो गया। यही आपका सवाल सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन वालों बताओ भाई फटाफट। हाँ जी, ट्राई करो सॉल्व करने की। कितना आ रहा है, यही फॉर्मूला यूज़ करो। अब की बार आपको फोर बियरिंग, जैसे प्रीवियस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर बियरिंग ऑफ ए बी बैक बियरिंग ऑफ बी सी। जब लाइन के नाम है तो हम रख लेते हैं। हाँ जी, तो आप इसमें इंक्लूडेड एंगल आपको दे रखा है कितना, 120 बैक बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। 200 की बैक बियरिंग बनाएंगे तो माइनस 180 कर देंगे। हाँ जी, और सेकेंड लाइन की फोर बियरिंग आपको दे रखी है और आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कितना आ गया, 100।
अच्छा बैक फोर बियरिंग ऑफ BC, ये तो कैलकुलेट करना है आपको। हाँ, तो इधर आप एक इधर लेके आए BC, इस साइड लेके आए माइनस का, इधर 20 प्लस का है तो इस साइड भेजेंगे 120, तो आपका आंसर 100 आ गया है। 100 आपको एज ए इंटीरियर एंगल है। और दूसरा एंगल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको, आप कन्वेंशनल सवाल कर रहे हो तो आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कुछ ऐड करोगे आप यहाँ पर इस सवाल में, आपको इंक्लूडेड एंगल बताना है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, इंक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर दो होते हैं, जिसमें एक्सटीरियर एंगल को आप 200 कह दो, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल है उसको आप कह दोगे 360 माइनस 200 160, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के 360 बनता है, बन भी रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम दोनों सॉल्व करेंगे, दोनों कैलकुलेट करके देंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, इसमें प्लस 360 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास क्या है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल जो आपका 100 है। और अगर आप एक्सटीरियर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सटीरियर प्लस 360 करने से आएगा एक्सटीरियर, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो 360 माइनस 100 260। अगर आप इसको ये सॉल्व नहीं करना चाहते हो आप, तो यहाँ ही प्लस 360 रख के यहाँ पर ही आंसर 260 बता देना। हाँ जी, अब आप कहोगे कि सर दोनों आंसर में अगर हम इतना ही करके छोड़ दें तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, यहाँ तक में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि इंटीरियर भी इंक्लूडेड एंगल होता है और एक्सटीरियर भी इंक्लूडेड एंगल होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए, अब अपने इंक्लूडेड एंगल को बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, अब अपने डिफ्लेक्शन एंगल पर आते हैं। क्वेश्चन लिखूंगा मैं, define the angle of deflection between two lines या between lines ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। अब इसको को रिलेट करना है, रिलेट करना है इसको इंक्लूडेड एंगल के साथ, ठीक है ना। हाँ, रिलेट द डिफ्लेक्शन एंगल टू एन इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल से हमको रिलेट करना है। सवाल अगेन 5 नंबर का है, थ्योरी का कह दो आप, तो इसमें मैं थ्योरी करवा देता हूं आपको। पहले तो हम डिफाइन करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल को। डिफ्लेक्शन एंगल को डेल से डिनोट करते हैं हम, डेल से, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एंगल को डेल से डिनोट करेंगे। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डिफ्लेक्शन एंगल कहां पर है। अपने पास एक लाइन है AB, है ना, और एक लाइन BC है। तो डिफ्लेक्शन एंगल सेम इस वर्टेक्स पॉइंट पर ही बनेगा। तो मैं क्या कहूँगा, इस लाइन, इसमें पहली लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो ये आपको एक्सटेंड कर दिया। अब इसका नेक्स्ट लाइन के साथ जो एंगल है, इसका नेक्स्ट लाइन के साथ जो एंगल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब अगर मैंने कह दिया, इस लाइन को मैंने कह दिया प्रीवियस लाइन, इसको मैंने नेक्स्ट लाइन बोल दिया, और इस प्रीवियस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है, तो इसको मैं बोलूंगा प्रोलोंगेशन ऑफ
प्रीवियस लाइन। तो मैं इसमें डिफाइन ऐसे ही करूंगा, प्रोलोंगेशन ऑफ ए लाइन, horizontal angle between horizontal angle between prolongation या extended कह दो, prolongation of a line to proceeding line। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, इसको बुक की लैंग्वेज में प्रोसीडिंग लाइन बोलते हैं। मैं बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख देता हूं, प्रोसीडिंग लाइन। Proceeding line is known as angle of deflection. It is denoted by del। लिख सकते हो एक लाइन। हाँ, समरवीर कह रहे हैं सर एक्सटीरियर कौन सा है बताते हैं। जब तक ट्रैवर्स क्लोज नहीं होगा हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि एक्सटीरियर कौन सा है इंटीरियर कौन सा है। देखिए, एक क्लोज ट्रैवर्स होता है और एक ओपन ट्रैवर्स होता है। तो ओपन ट्रैवर्स में छोटे वाला एंगल हम क्लोज, छोटा वाला एंगल इंटीरियर बोलते हैं और बड़े वाला एंगल हम एक्सटीरियर बोलते हैं। जैसे कि ये छोटे वाला एंगल ओपन ट्रैवर्स में हम ऐसे बोलेंगे। अब क्लोज नहीं होगा ट्रैवर्स तो ऐसा है, अगर क्लोज हो गया ट्रैवर्स तो कोई सा हो सकता है इंटीरियर, कोई सा भी एक्सटीरियर हो सकता है। लेकिन जब भी आपको दो लाइन गिवन होगा तो आपको छोटे वाला ही आपको ये मानना है इंटीरियर है और वो एक्सटीरियर है। ये रूल है। हाँ, अंदर के एंगल ही होते हैं क्लोज ट्रैवर्स में। ओपन ट्रैवर्स में हमें पता नहीं होता कि कौन सी इंटीरियर साइड है, ठीक है ना। हाँ, यही होता है। अब डिफ्लेक्शन एंगल तो क्लियर है आपको। अब डिफ्लेक्शन एंगल को मैं रिलेट करूंगा अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के साथ, इंक्लूडेड एंगल के साथ रिलेट करूंगा। तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इंक्लूडेड एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल। रिलेशन ये है सम ऑफ, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। समीर वीर आपको समझ में आ गया। इंटीरियर एक्सटीरियर में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पर यूज मत करना आप ये वर्ड। हाँ जी, तो यहां पर अपने पास ये वाला एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बन गया। अब हम रिलेट कर पा रहे हैं, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा इसी से। एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब इन दोनों डायग्राम में एक मैं अल्फा यूज कर रहा हूं, ये मैं अल्फा यूज कर रहा हूं। इंक्लूडेड एंगल इज एंगल इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। अल्फा प्लस डेल 180 हो गया। अब इधर की तरफ मैं बीटा यूज करूंगा, ये वाला है बीटा। अब बीटा में से डेल माइनस करूंगा तो अगेन 180। बीटा में से डेल माइनस किया अगेन 180। तो मैं इसलिए ऐसे कहूंगा कि इंक्लूडेड एंगल का डिफ्लेक्शन एंगल के साथ 180 का रिलेशन है। तो डिफरेंस कह देंगे हम इस चीज को, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन difference between included angle and deflection angle is ऐसे लिखेंगे सम ऑफ द।
सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल एंड इंक्लूडेड एंगल, हम इसके बेसिस पे आंसर देंगे, इंटीरियर के बेसिस पे, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, सम ऑफ द इंक्लूडेड एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। और यहाँ पर आप हमेशा इंक्लूडेड में जब तक आपको जिक्र नहीं किया है तब तक हम बीटा को यूज नहीं करेंगे, ये केवल आपके समझाने के लिए था, एग्जाम में ये नहीं बनाओगे आप, ठीक है ना। हाँ, एक्सटीरियर है वो रेयर केस में यूज होता है, एक्सटीरियर एंगल से आप ट्रैवर्सिंग भी प्लॉट नहीं करोगे, तो यहाँ से डेफिनेशन का अकॉर्डिंग देना है, और वो मैं आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिखा रहा है। ओके, क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूंगा, ये आपको क्लियर है, 5 नंबर का सवाल है, आपने एक डिफ्लेक्शन की लिख दी डेफिनेशन और एक आपने रिलेट कर दिया, ये आपका सम ऑफ द 180 हो गया, 5 नंबर का सवाल। नेक्स्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको एक इंटीरियर एंगल दे रखा है, मैं डायरेक्टली दे दूं इंक्लूडेड एंगल, ऐसे कहूँगा, इंक्लूडेड एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री 30 मिनट, आपको फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एंगल। बस बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। तो आप क्या कहोगे, अल्फा प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या इंक्लूडेड एंगल प्लस, ये साइन यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे इंक्लूडेड एंगल प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 180। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसको 120 डिग्री 30 मिनट प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इज 180, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट। बहुत बढ़िया, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, bearings of AB and BC of AB and BC lines are respectively 120 degree and 70 degree. Find the deflection angle between deflection angle at B। कैलकुलेशन आपको करनी है। अब इसके लिए आपको है ना इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब आपको यूज करना है वो इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है, फिर आपको दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले करो, सॉल्व करो। दीपक, सोमवीर, अभिषेक, बताओ आंसर बताओ। हम पहले इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल एट बी है, वो हमारा हो गया यहाँ पर ए बी की 4 बीरिंग 120 प्लस
180, 300 माइनस 70 डिग्री, 230 डिग्री हमारा आ गया ये एंगल। बहुत बढ़िया, 50 आया है। बिल्कुल डायरेक्ट 50 आ जाता है, डायरेक्ट अंतर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे। ये 230 आपका इंक्लूडेड एंगल है। अब ये इंक्लूडेड एंगल आपका बीटा है, तो आप इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं आप। ये आपका फर्स्ट 120 है क्या? हाँ, फर्स्ट 120 है, तो आप इसको प्लॉट कर देंगे। ये रहा आपका 120। सेकंड आप प्लॉट करते हैं, सत्तर। ये आपने BC प्लॉट कर लिया है। ये आपका 70। आप लाइन को एक्सटेंड करोगे, लाइन हमेशा आप फर्स्ट लाइन एक्सटेंड करोगे, तो करता हूँ फर्स्ट लाइन। ये मैंने फर्स्ट लाइन एक्सटेंड कर दी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया B1। तो आपको ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल आपको पूछा है। आप जानते हो कि ये इंक्लूडेड एंगल आपको इधर वाला मिला है, ये इंक्लूडेड एंगल B है 230, ये वाला मिला है ना, छोटे वाले को बड़े वाला मिला है। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें एक स्ट्रेट लाइन माइनस कर दोगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन मतलब इतना माइनस कर दोगे 180, तो अपने आप बच जाएगा वो। तो डिफ्लेक्शन एंगल लिख दो आप। डिफ्लेक्शन एंगल आप लिख दोगे 230 माइनस 180, और आपका आंसर आ गया कितना, 50। तो लिखने का तरीका ऐसे है, डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें तो सीधा सा 120 से 70 गए, 50 बचे। इंटीरियर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 130 से भी। हो गया नोट? हाँ जी। चलो, अब मैं थोड़ा सा एक में चेंज करने वाला हूँ, क्यूबी देने वाला हूँ, और क्यूबी के बेसिस पे आप सॉल्व करोगे। आपको कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन एंगल। डायरेक्ट मैं डेटा लिख रहा हूँ। ए बी आपको दे रखा है नॉर्थ 70 ईस्ट, और बी सी आपको दे रखा है साउथ 40 वेस्ट, साउथ 40 ईस्ट। चलिए, ये आपके पास दो लाइन हैं, इनके बेसिस पे आप कैलकुलेट करो। आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कौन सा बताना है, डायग्राम से? इसमें आपका डायग्राम बेहतर रहेगा। ए से बी 70 आपने ये प्लॉट कर लिया, 70। फिर उसके बाद में बी से सी साउथ ईस्ट,
साउथ ईस्ट 40, बी से सी, ये आपने 40 प्लॉट कर दिया और ये आपने प्लॉट कर दिया 70। तो फर्स्ट लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, डायग्राम मेथड से करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया और एज्यूम कर लिया दिस इज द B1 एंड अपने को चाहिए ये वाला एंगल जो मैंने रेड पेन से बताया है, ये वाला चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको कह दोगे कि ये वाला एंगल इक्वल होगा यहाँ पर, है ना। तो बैक बियरिंग सेम टू सेम 70। अब आप कहोगे तो ये कितना बच गया इंक्लूडेड एंगल, एंगल बी आपका हो गया 110। हाँ जी, तो डिफ्लेक्शन एंगल कितना बच गया आप कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, तो डिफ्लेक्शन एंगल आपके कहोगे एंगल बी इंक्लूडेड एंगल प्लस डेल इज इक्वल टू 180, देन इंक्लूडेड एंगल 110 डेल प्लस 180, आंसर 70। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो गया। अगेन 5 ही नंबर का था ये। चलिए आगे चलते हैं। सर WCB में कन्वर्ट करते हैं भी, कन्वर्ट करते भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, WCB में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आपको मैंने दोनों अप्रोच बता दी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि QB वाला तरीका मैं अलग से बता पाऊँ। अब आप इसको अगर WCB में कन्वर्ट कर देते हैं तो सवाल वो पहले वाला ही बन गया। चलिए अब की बार वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करेंगे। बियरिंग ऑफ AB line was measured 120 degree. Find the bearing of BC line. Deflection angle at B is 50 डिग्री, और इसके साइड में ऐसे लिखा आएगा हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे कुछ लिखा आएगा इसमें। डिफ्लेक्शन एंगल को लिखने का तरीका यही होता है। करो सॉल्व, ट्राई करोगे, हो सकता है बने या हो सकता है नहीं बने, लेकिन आपको ट्राई करना है। इस कंसेप्ट के बाद में हम इंक्लूडेड एंगल के बड़े सवाल लेंगे जो क्लोज ट्रावर्स वाले हैं। अभिषेक आंसर 170, बहुत बढ़िया। वन 170 सोमवीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको समझते हैं पहले। तो इसकी थोड़ी थ्योरी अपने को और पढ़नी पड़ेगी, तो मैं इसकी थ्योरी को लेके चलता हूँ, आप इसको ट्राई कर लो। हाँ जी, चलिए थोड़ी थ्योरी। अभी तक मैंने
कि डिफ्लेक्शन एंगल की थ्योरी आपको 5 नंबर के सवाल में ये बताई थी, ये वाली थ्योरी कहाँ है, ये वाली। ये वाली थ्योरी डिफ्लेक्शन एंगल क्या है और इसके बारे में रिलेट किया। चलिए अब कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। डेल वर्सेस इंक्लूडेड एंगल ये तो बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर डेल वर्सेस इंक्लूडेड एंगल आपका 180 होता है, ये आपने बता चुका हूँ। मतलब डेल प्लस इंक्लूडेड एंगल आप लिख दोगे 180, जहाँ पर इंक्लूडेड एंगल ये जो रिलेशन आपको इंक्लूडेड एंगल को अल्फा मानते हुए लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर included angle is considered as interior angle between given lines। हाँ जी, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। डेल वर्सेस एक्सटीरियर एंगल, आपने डेल वर्सेस इंटीरियर एंगल है उसको देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल प्लस इंटीरियर एंगल जो इंक्लूडेड एंगल, सेम टू सेम इस चीज़ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इंक्लूडेड एंगल लिख दूंगा, अल्फा लिख दिया, ये 180 आपको फॉर्मूले में शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। अब इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन वर्सेस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो डायग्राम दोनों का बनाना होगा आपको, ताकि थ्योरी में नोट्स में आपके रहेंगे। ये आपके पहली लाइन, देन सेकेंड लाइन, इसको आपने बोला है अल्फा, और साथ में आप एक्सटेंड कर रहे हो लाइन फर्स्ट को, लाइन फर्स्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, और यहाँ पर इसको आप क्या लिख रहे हो, डेल। तो दोनों का टोटल आपने 180 लिख दिया है। वही बात मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन अब की बार मैं अल्फा न लिख के बीटा लिखूंगा। ये मेरा बीटा है। जो बीटा क्या हो गया, बीटा माइनस डेल इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली वैल्यू कह रहे हो तो ये इसके लिए वैलिड है, उसके लिए वैलिड नहीं है ये बात। अब बात आती है अपने सवाल जो किया था ना, उसकी कुछ थ्योरी बताऊंगा मैं। हाँ जी, नोट करते रहो, ये नोट करने की चीज़ है। बहुत बढ़िया, आप चेक करेंगे कि वो 170 आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अभी आपको नोट कर लिया। अब मैं काम कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जा रहा हूँ मैं। एक लिमिट भी देखूंगा मैं, हाँ एक लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन, लिमिट ऑफ डेल। डेल की लिमिट हमेशा क्या रहती है, 0 से ग्रेटर रहता है, कभी 0 नहीं रहता, एंड 180 से स्मॉलर रहता है, लेकिन 180 नहीं रहता। ये डेल की लिमिट है। इस लिमिट में लिखेंगे डेल नेवर इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 180। ये लिमिट होती है, ठीक है। क्यों होती है लिमिट, इसका एक रीजन भी दे देता हूं मैं यहां पर।
समझते हैं इसका रीजन अपने, ये डेल। देखते हैं, मैं काम करता हूं, इस लाइन को कह रहा हूं मैं, सॉरी, इस लाइन को कह रहा हूं कि अगर ये लाइन इधर की तरफ होता, इस लाइन का अलाइनमेंट, तो डेल की वैल्यू कम होती जाती, और कम होती जाती। अगर ये लगातार कम करता रहा हूं मैं, समान, अगर मैं ये लगातार कम करता रहूं, ये लगातार कम करता रहूं, कम करूं, एक तो ऐसी कंडीशन आएगी डेल जीरो हो जाए। तो डेल जीरो हो जाए तो ये वाली कंडीशन में ये एक स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। तो अगर आपकी पहले जो लाइन थी, एक लाइन ए बी थी और एक लाइन बी सी थी, अब आप इसको स्ट्रेट लाइन को दो लाइन न कह के एक लाइन कहेंगे ए सी, ये कहेंगे। और क्या एक लाइन डिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन एंगल जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एक लाइन गायब हो गई। जस्ट इसका अपोजिट भी ऐसा ही होता है। इसका अपोजिट और देखते हैं, एक और। पहले मैंने डेल की वैल्यू को रिड्यूस किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। अगर ये लाइन दूसरी इधर है तो लगातार डेल इंक्रीज होगा, लगातार इंक्रीज होगा, और लास्ट में डेल की वैल्यू 180 आ जाएगी। तो अगेन दो लाइन की बजाय एक लाइन रह गई। इसीलिए डेल की वैल्यू, एक लाइन तो डेल क्रिएट कर नहीं पाएगी, इसलिए मैं कहूँगा डेल की वैल्यू 180 हो ही नहीं सकती और जीरो हो ही नहीं सकती। अगर डेल की वैल्यू जीरो है, डेल की वैल्यू 180 है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना? तो मैं इसमें एक लिख दूंगा बात नोट में, नोट, इफ डेल इज इक्वल टू 180 या जीरो, देन एंगल बिटवीन given lines will be 180 डिग्री। दोनों के बीच में, लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, या फिर कह दोगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। अब अपने पास आता है अपना अब वाला क्वेश्चन, जिसके लिए डिफ्लेक्शन एंगल, टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल दो टाइप के होते हैं, एक डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, जो अपने एग्जाम में दिया होता है। टू टाइप्स ऑफ deflection angle. There are two types of deflection angle. One of them is deflection angle, जिसको लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड सेकेंड वन इज डिफ्लेक्शन एंगल राइट हैंड साइड, जिसको या तो ऐसा लिखा जाएगा या फिर इसके नीचे डेल लेफ्ट, इसके नीचे डेल राइट। एग्जाम में ये ब्रैकेट वाला जो तरीका, ये एग्जाम में यूज होता है। हाँ जी। तो मैं इसको प्लॉट करके बताता हूँ और आपको बताना है लेफ्ट वाला कौन सा, राइट वाला कौन सा। अब ये ट्रैवर्स आपका कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग? ए बी, पॉइंट पॉइंट ए बी सी, तो ये क्या हो गया? हाँ, तो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग है।
क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग। जब ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज होती है तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा और हम इस बी पॉइंट पर खड़े होकर फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ साइटिंग कर रहे हैं। जब हम फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ साइटिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारी डायरेक्शन है। अगर हम साइटिंग फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ कर रहे हैं तो आप देखो डिफ्लेक्शन एंगल आपके किस हाथ की तरफ है, लेफ्ट, तो इसलिए इसको बोला जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट होता है तो और इसका जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है। तो सर्वेयर डिसाइड करेगा कि डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट है या राइट है। अगर हम रियल सिनेरियो बताएं तो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये दोनों एंगल दोनों तरफ बराबर रहेंगे, ये बराबर रहेंगे एंगल, लेकिन सर्वेयर डिसाइड करेगा कि कौन सा है। तो सर्वेयर देखा कि सर्वेयर पहले ए से बी मीजर करेगा फिर बी से सी मीजर करेगा ना, तो उसके लेफ्ट हाथ की तरफ है ये, तो सर्वेयर के लेफ्ट हाथ की तरफ है, इसीलिए ये लिखा जाएगा कि डेल लेफ्ट हैंड साइड। When deflection is the left hand side of observer, it is known as left deflection angle. तो पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक राइट डिफ्लेक्शन एंगल बताऊंगा। हाँ, तो इसको मैं क्लियर हो गया, समझते जाना बस। कहाँ पर है, एक और लिया मैंने पेज। तो मैंने जो सवाल आपको दिया था ना उसमें लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड, तो उसी को ही पहले क्लियर देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से यही बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक काम करते हैं, पहले स्टेशन पे जाकर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, यहीं से समझ में आएगी आपको बात। आपने कहा कि यहाँ से मैं मीज़र करूँगा ये वाली बियरिंग और इस बियरिंग को मैं बोलूँगा WCB में मीज़र किया है मैंने, और WCB में फर्स्ट लाइन की बियरिंग मीज़र की है मैंने, बोल दिया W1 बोल दिया इसको। W इसलिए बोला है क्योंकि WCB में मीज़र कर रहा हूँ और फर्स्ट लाइन की बियरिंग है तो फर्स्ट लगा दिया। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं, उसी से ही आपकी सारी चीज़ें रिलेट होगी। मैंने आपको ये कहा सॉरी, अब आप एक छोटी सी बात बताना मेरे को, बस छोटी सी बात है। ये बताओ कि ये वाली बियरिंग है वो डायरेक्ट आ सकती है क्या? कितना? W1 ही होगा बिल्कुल, कि एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल चेंज हुआ नहीं, ये W1 है तो ये भी अगेन W1 ही होगा। आपको चाहिए नेक्स्ट लाइन की बियरिंग, यही चाहिए, और नेक्स्ट लाइन की बियरिंग क्या यही है? हाँ, नेक्स्ट लाइन की बियरिंग BC इज इक्वल टू W1 प्लस डेल लेफ्ट। इसका मतलब आपको समझ में आया कि वहाँ पर डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब आप उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ जी, 170 आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन आपका, बियरिंग ऑफ BC नेक्स्ट लाइन, यहाँ से आपको मिला है बियरिंग ऑफ बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन, जिसको आपने W1 लिख दिया, प्लस आपने डेल लेफ्ट लिख दिया। अब इसी को मैं अगेन दोबारा से समझाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज लेकर, कि चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे।
सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग। हाँ जी, अगेन मैं आपको एक कहूँगा, WCB में मेज़र कर रहे हो तो ऐसे ही मेज़र करना पड़ेगा आपको। और इसको मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट लाइन की WCB में बियरिंग, ये मैंने लिख दिया। अब जब भी डिफ्लेक्शन एंगल की बात आती है तो पहले प्रीवियस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, और मैं प्रीवियस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ये यहाँ पर। तो ये आपके पास बन गया AB लाइन और ये BC लाइन। अब डिफ्लेक्शन एंगल, पहली बात तो राइट डिफ्लेक्शन एंगल, ये आपका सर्वेयर B से C को देख रहा है, तो उसके राइट हाथ की तरफ ये एंगल है, इसलिए इसको डेल राइट बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपका सर्वेयर B पर है और वो फॉरवर्ड पॉइंट को साइटिंग कर रहा है, तब उसका डिफ्लेक्शन एंगल राइट बनना है। अब वही प्रोसेस है जो पहले हमने किया था। मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन की बियरिंग क्या ठीक यही होगी W1 टू W1? बिल्कुल W1 होगी। तो इसका मतलब आपको जो चाहिए वो मिल गया है, और आपको ये चाहिए, ये चाहिए आपको, ये आपको BC लाइन की बियरिंग मिल गई है। आप इस W1 में ये माइनस कर देंगे, W1 माइनस डेल आर, तो बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन आ गई। बियरिंग ऑफ BC W1 माइनस डेल आर। तो फाइनल कंक्लूजन लिखते हो आप, फाइनली आप ऐसे लिखोगे, बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ऐसे लिखोगे W1 प्लस माइनस डेल, ऐसे लिखोगे। ये फॉर्मूला रिलेशन बन गया आपका। और प्लस किसके लिए लिखोगे, +4 डेल लेफ्ट हैंड साइड, यही होगा ना, और -4 डेल राइट हैंड साइड। हाँ जी सर जी, थोड़ा सा नोट करने का भी टाइम दे दिया करो। लो जी, नोट करने का टाइम देता हूँ। ऑफलाइन वाले भी नोट कर रहे हैं ना, साथ में स्पीड से कर रहे हैं। हो गया, देखो ये भी हो गया। कर लो, करो भाई नोट। कौन सी स्लाइड दिखाना है मेरे को बता देना दीपक, नोट कर लेना। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट किसी भी बुक में है नहीं डिफ्लेक्शन एंगल का। आप कोई सी भी बुक उठा लेना, है नहीं, मिलेगा नहीं आपको ये। और ये कंसेप्ट मैं आपको डायरेक्टली सवाल सॉल्व करने के लिए ये बता रहा हूँ आपको। वैसे आप डायग्राम से सॉल्व करोगे, इससे अच्छा आपके माइंड में आ जाना चाहिए। वहाँ पे डायग्राम में आएगा, डायग्राम बनाना होगा वहाँ पे आपको पूछेगा तो, लेकिन आप माइंड में आपका आंसर आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा हाँ डायग्राम से ये सही आ रहा है। क्योंकि आप अगर ये फॉर्मूला लिख दोगे, एग्जामिनर इस फॉर्मूले से, कभी एग्जामिनर ने सोचा ही नहीं है, तो वो आपकी बात को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो आप डायग्राम बनाएंगे और ये आप खुद के लिए रखेंगे बस फॉर्मूला, आपके खुद के माइंड में। अब मैं इसको, इस सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया है। आपको ए बी गिवन है,
जो कि आप W1 रखते हो 120, डेल गिवन है आपको 50 डिग्री, 50 डिग्री जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और आपको BC कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे BC W1 प्लस माइनस, इसका क्या करूं, प्लस, हाँ प्लस कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को। W1 है 120 प्लस 50, 170 आपका आंसर आ गया। अब आपके माइंड में ये चल रहा है, अब आप डायग्राम बना के इसी को डायग्राम बना के भी प्रूव करो। करो आप काम, बनाओ डायग्राम। बन गया डायग्राम, ट्राई करो। फर्स्ट लाइन के बियरिंग से ड्रॉ करना स्टार्ट करो। डन, बहुत बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया। एक 120, फिर इसी लाइन को एक्सटेंड कर देना। अब आपके सर्वेयर को भेज देना, किस तरफ भेजोगे सर्वेयर को, उस हिसाब से भेजोगे सर्वेयर को जिस हिसाब से उसका लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ एंगल बने, वो सर्वेयर इधर जाएगा। हाँ, सर्वेयर वो इधर जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, और ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, और ये आपका 120 बन गया। आप डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ये 120, देन ये भी 120, और आप कहोगे आपको चाहिए ये वाला BC जो कि 120 प्लस 50, ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में आपको ये वाला प्रीफर करना है। बहुत बढ़िया। तो डिफ्लेक्शन एंगल का, आप डिफ्लेक्शन एंगल के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गए। अब डिफ्लेक्शन एंगल को मैं थोड़ा सा अप लेवल करूँगा, ठीक है। चलो लिखेंगे आप क्वेश्चन, थोड़े ज़्यादा नंबर के लिए आप नंबर खुद लिख लेना। बहुत बढ़िया सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी, बहुत ही शानदार सवाल है।
bearing of AB line was measured, ये सवाल आपको खुद करना है, 120 डिग्री। आगे दे रखा है इसने, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एट बी सी एंड डी वर फाउंड 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, 70 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड एंड 10 डिग्री राइट हैंड साइड respectively. Find the bearing of DE line. ये मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, 5 ही नंबर के लिए कर लेंगे हम बड़ा क्वेश्चन। अब ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसमें ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो इससे पहले एक छोटा क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखो छोटा सा, उससे होके गुजरोगे तो बढ़िया लगेगा। आपको ए बी दे रखा है 140 डिग्री और डिफ्लेक्शन एंगल आपको 10 डिग्री दे रखा है राइट हैंड साइड, और आपको बी सी बताना है। पहले इस क्वेश्चन को डील करके आप उसको उसकी तरफ बढ़ोगे, इसको डील करो फिर उसकी तरफ बढ़ना है आपको। सर लास्ट वाला बी सी सेकेंड में आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभिषेक वाला क्वेश्चन मेरा भी है, मतलब सेकेंड में आएगा। एक मिनट, मैंने गलत लिखा क्या, एक मिनट। 30 30 30, अच्छा करो सॉल्व करो। क्या कहना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो। अगर मैं समझ नहीं पा रहा ना, तो आप है ना फोटो क्लिक करके और इस पे भेज दिया करो। लाइव पढ़ रहे हो ना आप, इसीलिए। लास्ट जो सॉल्व करवाया है उसका आंसर सेकंड में आ रहा है 100। अच्छा इसमें नहीं, लास्ट जो सॉल्व करवाया ये क्या, या ये वाला। सेकंडों में आप कैसे कहना चाह रहे हो कि सेकंडों में आ रहा है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग स्पीडली आ रहा है, क्या आ रहा है। बी सी इक्वल टू W1, यहाँ पर माइनस लगेगा, डेल राइट हैंड साइड है 140 माइनस 10, 130 आपका आंसर सही आया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा मेरा आएगा बी सी, ओके क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो, आंसर बता दो आप तो।
5 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट सॉल्व भी करो आप डायरेक्ट ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना, पूरा सॉल्व नहीं करोगे इस सवाल में। इस सवाल में आप जो मेरा तरीका जो मैंने बताया था ना, उसको डायरेक्ट लगाओगे बिना डायग्राम के। नहीं तो ये बहुत पेचीदा हो जाएगा आप डायग्राम से बनाओगे तो। अगर डायग्राम से बनाओगे तो ये 20 नंबर का खेल इतनी मेहनत करवा लेगा आप। चलो एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ, इस हिंट को सीख लेना आप, फिर आपको लगेगा कि ऐसा दोबारा आएगा तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको पता है W1 दे रखा है, और W1 और पहला आपको डिफ्लेक्शन एंगल B पर दे रखा है, कितना कितना लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और कितना दे रखा है ये एक 30 ना, प्लस करूं क्या, हाँ अब ये क्या बन गया BC, ये BC बन गया। अब BC से अगर मैं यहां पर ऐसा कह दूं C लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या बन गया ये CD, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अब इस CD को बना दो राइट हैंड साइड लगा के, माइनस लिखूं या प्लस, यहां पर माइनस। अब आप बना दो इसको DE, अब समझ गए आप, 70 डिग्री माइनस 10, 70 30 100, 220 और 100, 220 माइनस 10, आंसर आपका 210 आ गया। बहुत बढ़िया, 310 आंसर किसने निकाला, समरवीर ने। क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है क्या, दो सौ दस ही आ रहा है ना। 70 30 100, 100 120, 220 माइनस 10, 210 आंसर आ गया। दिखने में काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सवाल है, ये आएगा 5 नंबर के लिए, तो आप हो सकता है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, तो लेकिन इसमें आप इतनी मेहनत करने वाले हो, अगर आपको ये तरीका नहीं पता ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी इसमें, समझ गए ना। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। हाँ जी, अच्छा गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, हाँ सो रहे हो, नंबर काट लूँगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो दूसरा। अब मैं, अब आप अपने इस लेवल पे रेडी हो कि आप क्वेश्चन कर दोगे। हाँ जी, कुछ नहीं, बियरिंग ऑफ आपको दे रखी है अगेन AB नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, डिफ्लेक्शन एंगल एट B, डिफ्लेक्शन एंगल एट C, डिफ्लेक्शन एंगल एट D आपको दे रखे हैं 10 डिग्री 20 मिनट लेफ्ट हैंड साइड, 20 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 डिग्री 10 मिनट राइट हैंड साइड। फाइंड द बियरिंग ऑफ DE लाइन। मेरे हिसाब से आप ट्राई ज़रूर करोगे और कुछ हद तक आप आंसर कैलकुलेट भी कर लोगे, ट्राई करो। क्या कह रहा है दीपक, सर वाला क्वेश्चन भी ठीक, जो जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा BC लाइन एक बार चेक कर लो, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा चेक करने वाला समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा, चेक करने वाला क्वेश्चन का आंसर क्या, चेक करने वाला ये आंसर कैसे आया समझ ही नहीं पाएगा, अच्छा ये कह रहे हो क्या, समझ लेगा यार। आप ज़्यादा समझा दोगे, डायग्राम बना के घोच पोच कर देना कि बोलेगा कि यही ठीक है, आंसर सही आया है। नहीं तो आपने जो मंत्र लगाया ना वो लिख देना साइड में कि सर मैंने मंत्र लगाया जय माता दी और आंसर आ गया।
करो सॉल्व। अब हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इसको पहले WCB में क्यों ना चेंज कर लो, आपका सवाल वही बन जाएगा। तो आपका बियरिंग ऑफ ए बी जिसको आप W1 कह रहे हो, तो W1 आपका हो जाएगा 360 माइनस 40, 320। अब आप कह दोगे DE बियरिंग ऑफ DE आपका हो जाएगा 320 प्लस 10 डिग्री 20 मिनट प्लस, ये मैंने गलती से 20 सेकंड लिख दिया, ठीक है 20 सेकंड ऐसे ही चलने दो, फिर 20 सेकंड, 0 डिग्री 20 सेकंड लिखा तो मैंने डिग्री था, लेकिन अब हो गया वो हो गया, और ये माइनस लिखोगे 1 डिग्री 10 मिनट, ये मिनट है। आंसर आ जाएगा कितना, 320, 330, 330 डिग्री और 20 40 मिनट में से 1 डिग्री 10 मिनट आपका गया, तो 329 डिग्री और 30 मिनट, शायद यही आंसर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है क्या। मैंने भी डिग्री लेकर सॉल्व करा है, कोई बात नहीं, आपको तरीका आना चाहिए। जो लिख दिया उसको ही सॉल्व कर दो आप, बाकी तरीका सीखना अपने को, जो भी सॉल्व कर लो आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है, उतना ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं डिफ्लेक्शन एंगल का लास्ट सवाल देके आपको 4 गोल में लेके जाता हूँ। बियरिंग ऑफ DE line was measured 120 degree, deflection angle at deflection angle at D, C and B were found 10 degree 20 minute left hand side, 2 degree 10 minute right hand side and 5 degree 30 minute right hand side. Find the bearing of first line. सॉल्व कर दोगे मेरे हिसाब से आप। अब की बार W1 खुद कैलकुलेट किया जाना है, तो W2 गिवन है, रख दो W2। bearing of DE is equal to W1 plus del B, del, अच्छा B है क्या ये, del B कर रहे हो आप, माइनस लिखोगे क्या प्लस लिखोगे, B का माइनस, फिर C के लिए माइनस और प्लस, ये मैंने रिलेशन लिखा इसका, और अब आप कैलकुलेट कर लो। DE आपको दे रखा है 120, W1 कैलकुलेट करना है, ये आपका 530, ये आपका 2 and 10 और 10 20, आपका आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया। 120
और 10 20 कितना, 110 और 130 डिग्री। अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना इधर आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो ये अपने पास आ जाएगा 127 40 में से माइनस जाएगा 10 20। चेक कर लेना कोई, 117 डिग्री 20 मिनट यही आ रहा है क्या? ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो आप डिफ्लेक्शन एंगल के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हो, बढ़िया है। नेक्स्ट, अब आते हैं बड़े इंटीरियर एंगल का सवाल करते हैं अपने, ठीक है ना। मेरे पास है शायद सवाल। एक सेकेंड, सवाल देखता हूँ मैं कोई आपके लिए। 133। लिखोगे, following bearing are were observed with a compass. Calculate the the interior angles। दे रखा है आपको, 5 लाइनें दे रखी है आपको। लाइन, और यहाँ पर 4 बेयरिंग, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए। 60 डिग्री 30 मिनट, 122 डिग्री, 46 डिग्री, 205 एंड 300। 205 30 है ये क्वेश्चन है आपका। सोमवीर कह रहा है कि रिफ्लेक्शन एंगल में डायग्राम ड्रॉ करना होगा क्या। देखिए, ये आपके 5 नंबर का खेल है, तो अगर एक लाइन के बारे में पूछे तो डायग्राम ड्रॉ करना है, और अगर आपको 4 5 ऐसे दे रखी है, 4 5 डिफ्लेक्शन एंगल, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। टाइम है तो कर देना, हाँ, क्योंकि इसमें फिर आप है ना उलझ जाओगे। आप आपको इसके लिए ना दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तो इन लाइनों का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डायग्राम में। अब यही सवाल अगर बड़े नंबर का, लो 20 नंबर का पूछ ले इतना सवाल, तो आपको सारी लाइनें कैलकुलेट करनी होगी, है ना, डायग्राम भी कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इसको डायग्राम पहले प्लॉट कर देता हूँ। इंटीरियर एंगल में डायग्राम ज़रूरी है आपका, ठीक है।
तो आप ए बी लाइन प्लॉट करेंगे सबसे पहले। ए बी लाइन का क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दीजिए। 60 डिग्री 30 मिनट। थोड़ा बीच में डायग्राम बनाना, ऊपर भी जा सकता है डायग्राम और ज़्यादा डाउन साइड भी आ सकता है डायग्राम। दूसरी 122 डिग्री लाइन है। 122 कौन से में, इधर रहेगी। साठ डिग्री 30 मिनट, 122 डिग्री, और तीसरी 46 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन। फोर्टी सिक्स। फिर आपके पास 205 डिग्री, 30 मिनट। ये आपका ए बी सी डी आता जा रहा है। ये ए बी सी डी ई। ई ए लाइन 300 डिग्री कुछ है। हाँ जी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हो आप। अब आप क्या करते हो, ए से आप स्टार्ट करोगे तो एक तो लाइन है ए बी जो कि फॉरवर्ड बियरिंग है, और एक इससे पहले रह गई ए ई जो कि बैकवर्ड बियरिंग है। तो बैकवर्ड बियरिंग ये वाली कितनी होगी पता है आपको, कितनी होगी बैकवर्ड बियरिंग ये वाली? 300 माइनस 180, यही होगा। 300 माइनस 180 ये बैकवर्ड बियरिंग है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए कैलकुलेट करेंगे। एंगल ए, तो आप कहेंगे बैक बियरिंग ऑफ, ये कहेंगे ना ए ई या ई ए कहेंगे, ई ए बोलेंगे, ठीक है ना, ई ए माइनस 4 बियरिंग ऑफ। अब बार बार आप ऐसे ही फॉर्मूले लिखोगे तो इससे अच्छा आप एक बीसेप्नोमिया का फॉर्मूला पहले लिख दो और फिर लास्ट डायरेक्ट डेटाबेस करोगे। तो मैं ऐसे कहूँगा, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू included angle back bearing of previous line माइनस 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मुझे एंगल ए के लिए डायरेक्ट लिखना होगा। 300 माइनस 180 से मैं करूँगा माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, नेक्स्ट है आपके 60 डिग्री 30 मिनट। तो आपका आंसर है वो क्या आया है, ये तो 120 हो गया, 120 में 60 क्या, 59 30 यही आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, अब ये मैं पेन
इसमें बैक बियरिंग में यूज़ करूँगा ताकि आपकी नज़र सीधी इसी पेन पे पड़े। ये देखो आप, ये क्या चीज़ है, ये बैक बियरिंग ऑफ इसकी ए बी। देखो लाइन ऐसे ही लिखोगे, ए बी है ना, हाँ, बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो 60 30 + 180 ना, हाँ, तो आप लिख दोगे एंगल बी, एंगल बी 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 और माइनस करोगे 46, कैलकुलेट कर लेना। 94 डिग्री 30 मिनट। चेक करो दोबारा, 94 या 194। 240 30 में से 122 घटाया आपने, 240 30 में से 122 घटाया है। 46 कर रहे हैं क्या, एक मिनट, ये गलती से 46 लिखा है, ये 122 आएगा, गलती से लिखा गया है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। ट्रैवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। एक 118 30 पक्का, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये वाली लाइन की बियरिंग, अब आपको थोड़ा गड़बड़ मिलेगा। बताओ, हाँ ठीक है, यही है। 46 में से माइनस करना है आपको। अच्छा, ये क्या है, 122 प्लस 122 प्लस 180, 122 प्लस 180 में माइनस करोगे 46, 256। साथ साथ चेक करते जाना कि 256 हो भी सकता है क्या, बताओ हो सकता है क्या ये, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला इंटीरियर है ना, ये आ रहे हैं सारे इंटीरियर, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डायग्राम बड़ा बनाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी। हाँ जी, अब आप कहोगे कि ये आपका कितना हो रहा है, ये वाला ही ना, बैक बियरिंग ऑफ 46 + 180, जैसे अब आप देखो कि कैसे, देखो डायरेक्ट ही देख लो। जैसे कि ये यूज़ किया आपने, ये वाला, इसको यहाँ पे किया, ये आ गया, फिर यहाँ पे करेंगे। आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार में, इसी कहेंगे 46, जैसे कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप, और उसी पैटर्न को फॉलो करते रहो। माइनस 205 30, 20 डिग्री 30 मिनट। अब 205 30 पैटर्न को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप इसको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर दोगे। माइनस 205 30 से आपने नेक्स्ट लाइन माइनस की है। नेक्स्ट क्या है, 300, ABCDE, ए निकाल लिया, हाँ ठीक है। माइनस में आएगा कितना,
एक्सटीरियर आ गया ये, बाकी सारे इंटीरियर आ रहे थे, ये आ गया एक्सटीरियर। तो आप इसको प्लस 360 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 85 डिग्री। डायमंड को जब दबाते हैं टोटल कितनी वाइंडिंग होगी? 8। एक क्वेश्चन आता है आपके डायग्राम से, बाकी कोई किसी को लेना देना नहीं है, समझ में है? टोटल एसी में कितने प्रकार की करते हैं? 8 प्रकार। याद हुई? कौन आठों की आठों बता सकते हैं वापस? तुम बता, बता लेना, कोई बात है। मेरे को क्या करना है? वो तो जो मर्जी है वो बता, आकार बताता है मेरे को, कैसा होता है डायमंड, कैसा होता मेरे को नहीं पता है। हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसे बता, हाँ तो सही है, ऐसे होगा डायमंड। क्या पता डायमंड कैसा है? वेरी गुड। उसको दबाते हैं तो ऊपर से नीचे जैसी कंसेंट्रिक बनती है वैसी बन जाती है, तो कौन सी हो जाएगी? इन्वॉल्यूट। ठीक आ गया। स्क्यू समान नहीं होता है, स्क्यू से स्कैन क्या होता था? पूरा गोला लिया आपने बाहर ले लिया, कौन सी हो गई? स्कैन। कितनी हो गई? 4 हो गई। और बता सबसे पहली कौन सी पड़ी? वेरी गुड, बास्केट। जो बास्केट जैसी शेप थी, वेरी गुड, कितनी हो गई? 5 हो गई। आप पीछे नहीं दे रहे, एक के पीछे एक जुड़ी रहती थी, सहन तूने, और जुड़ी हुई नहीं, नॉन, और एक लास्ट में कौन सी? जो ट्रांसफार्मर हैं, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो पूछ लेना कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है? कंसंट्रिक होती है, इसमें हाफ कोइल होती है, हाफ कोइल होती है। और बता, हो गया आठों का? ठीक नहीं, याद हो गया तो मैं क्या याद है, बार बार याद कर लेना, कर क्या होगा इससे कोई किसी प्रकार का नहीं पूछते। कौन सी आपके? डीसी। ठीक है ना? तो एक बार घर जाकर इसको वापस क्या कर दोगे आप? रिपीट कर देना। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन आगे जब मिलेंगे तो अगला टॉपिक ले लेंगे। कौन सा लें आप ही बताते रहो मेरे को। तो वाइंडिंग में समझ में आया या नहीं आया है? पक्का? 100%? ठीक। नेक्स्ट कौन सा लें? ट्रांसफार्मर। ले कल पढ़ेंगे अपने। हाँ, अब आएगी अपनी आवाज़। हेलो 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 हेलो, सही आ रही है ना? एक बार चेक करो। हाँ जी, चेक करो एक बार आवाज़ कैसे आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज़ कि अभी भी नॉन टेक की आ रही है आवाज़? हो गया, बहुत बढ़िया। कितना 540 आ रहा है? तो 540, तो ये ओके है आपका। चलो बहुत बढ़िया, अब क्लियर है, ओके है। हाँ, बैटरी ख़त्म हो गई थी इसकी माइक की, इसलिए पड़ोसी से आवाज़ आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात यह है कि अभी जो आपको सवाल दिया है ना, उसमें आपको एज इट इज़ 540 आ रहा है, आना भी चाहिए 540। अब ऐसा दूसरा एक और सवाल दे रहा हूँ जिसमें आपका नहीं आएगा।
उस कंडीशन में आपको एवरेज करेक्शन करना है। जैसे मैं इसी में बता देता हूँ, अगर ये 540 की जगह 542 आता तो इसका मतलब दो ज़्यादा पॉजिटिव एरर, दो ज़्यादा, तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे हाँ पांचों एंगल में। तो ये नया सवाल वही ले रहा हूँ मैं। कम आए तो प्लस प्लस, जो आएगा वो एरर हो जाएगा, क्योंकि हमारे एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू अगर मैंने कहा 542 है, आना चाहिए 540, तो प्लस दो एरर, सभी में माइनस माइनस कर देंगे 30-30 मिनट, अगर ऐसा हो गया तो, और माइनस आए तो प्लस कर देंगे, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसा ही सवाल मैं ले रहा हूं एक और। फिर कल की क्लास में लोकल अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल ये करा रहा हूं मैं। अभी देवेश सर की क्लास होगी। हाँ, मिल गया ऐसा सवाल। लिखो, फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए। लाइन दे रखा है आपको, फोर बियरिंग में 7105, 1110 डिग्री 20 मिनट, 161 डिग्री 35 मिनट, 220 डिग्री 50 मिनट और 300 डिग्री 50 मिनट। आप सबसे पहले आगे वाला क्वेश्चन न लिख के इसी से डायग्राम बना दो। हाँ, बैक बियरिंग बाद में लिखना, आपको डायग्राम तो इससे ही बनेगा। पहले डायग्राम बनाओ, बाकी क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना, बैक बियरिंग वाला। 250 20, 292 35, 341 45, 40 05, 121 10। फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। एंगल्स बहुत बढ़िया।
डायग्राम प्लॉट करोगे, 4 बीयरिंग के बेसिस पे डायग्राम प्लॉट हो जाएगा। हम 110/20। फिर 161/35। दो सौ बीस 50। फिर 350। ए बी सी डी ई। हाँ जी, सॉल्व करना स्टार्ट करें। डायग्राम प्लॉट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया बन गया डायग्राम, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से ही स्टार्ट करते हैं। तो ए बी आपकी 4 बीयरिंग और इसकी ई ए की बैक बीयरिंग निकालेंगे। कितनी आ जाएगी ये बैक बीयरिंग? ये आ जाएगी, आपका ट्रैवर्स क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो अंदर वाला इंक्लूडेड एंगल आएगा। तो ये अपने पास 350 माइनस 180, यही आएगा ना बैक बीयरिंग। ई ए की बैक बीयरिंग। और फिर हाँ, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे कि बीयरिंग इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला होता है बैक बीयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बीयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। हाँ हाँ, सॉरी, मैंने वो दे रखी है ना, तो इसको इस, हाँ ये मैं ये करना ही नहीं है ना। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर, ये आपको दे रखा है तो मैंने लिख देता हूँ मैं इसको। कब आपको ई ए 350, इसका बैक बेरिंग 121 आपके 45 चलिए दे रखा है। तो आपने
इन दोनों का डिफरेंस नॉर्थ और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 121 121 माइनस ज्योग्राफी 7005, आंसर कितना आया? एंगल ए 50 डिग्री 5 मिनट, एंगल बी, अब तो आपको इधर पे देख लो सीक्वेंस, बी के लिए आपके दो लाइनें हैं, एक तो ए बी और एक बी सी, इसकी बैक बियरिंग चाहिए और इसकी फोर बियरिंग चाहिए। तो ए बी की बैक बियरिंग, ए बी के बैक बियरिंग रही ये रही, और बी सी की फोर बियरिंग, इससे आपका एंगल आ जाएगा बी। इसी फ्लो में आप एंगल सी कैलकुलेट कर दोगे, इसी से डी, ये आपके 3 हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, 250 माइनस 20, सीमा है और एक आपकी भी तक माइनस 110 20, 250 20 में से 110 20, हाँ 292 35 के बाद में गोवा देता हूँ, 292 35 161 35, एक सौ इकतालीस 45, तो आप 220 50, हाँ जी, आप बताते रहो, कर लो पहले सॉल्व सारे। इधर मान एंगल बी 40 डिग्री 140 131 डिग्री 55 मिनट, सही है। अब आपका एंगल अच्छा रह गया क्या? ए कर लेते हैं एंगल, एंगल ई है क्या? 40 ये वाला हो जाएगा, 40 5 वैल्यू डिग्री 5 मिनट माइनस 300 डिग्री 50 मिनट, कितना आया? प्लस 360 कर दोगे, एक्सटीरियर इसलिए माइनस 260 40 प्लस 360, आंसर कितना आया? माइनस 9, हाँ इंटीरियर। अब आपका एन कितने हैं? 6 क्या? 5 1 2 3 4 5, तो एन 5 है, तो आपका 540 होना चाहिए। अब चेक करोगे तो 540 मिलेगा नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, 5005 प्लस 140 131 डिग्री 55 मिनट 15 मिनट, कितना आया? उसके बाद तो इसका मतलब ज़्यादा आ गया, पॉजिटिव एरर है, ठीक है ना।
तो हम लिखेंगे टोटल एरर तो ये आपके पास एरर का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो एरर मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 4 521.15 में से माइनस कर दिया 540, आंसर प्लस का आया 1 डिग्री 15 मिनट। तो करेक्शन प्रोवाइडेड इन ईच एंगल, एंगल आपका माइनस करेंगे हम प्लस की बजाय, टोटल एरर डिवाइड बाय, ऐसे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट टोटल एरर डिवाइड बाय n माइनस प्लस 1 डिग्री 15 मिनट डिवाइड बाय 5, तो माइनस आया है कितना 15 मिनट, हाँ 0 डिग्री 15 मिनट। अब आप इसको जो भी आपके बियरिंग दे, जो भी एंगल दे रखा उनको माइनस कर देंगे, नहीं करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपके करेक्टेड इंटीरियर एंगल, करेक्टेड वैल्यूज ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका सबके भेजते सभी में माइनस कर दिया आपने, चलो ठीक है 0 डिग्री 15 मिनट। पहले का आया है 49:45, 49:55, 15 मिनट 50 50 आया, 139 और 35, 45 45, 130 45, 120 और 40 और ये 99, करते रहो कैलकुलेट। वैल्यू एफ बी की डी में 341:45 है, डी में 341:45 है, देखो क्या डी में 341:45, देखो 341:45, हाँ 341:45 ये सही लिखा है क्या मैंने, 341:45 एंगल डी के लिए 341:45, हाँ कैलकुलेशन तो ठीक है ना, हाँ कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सम चेक कर लोगे, वही आएगा 540 अब तो, ओके।
मिनट बाद में जोड़ लेना, सीधा सा हो गया अपने पास ये। और ये 45 45 और ये 90 90 180, 3 मिनट हो गई है। और 537 आया होगा इधर वाला। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये मैंने आधा करवाया है और ये मैंने कोई दूसरा सवाल उठाया लोकल अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो कल सेम टू सेम यही सवाल मैं लोकल अट्रैक्शन वाला कराऊंगा, तो आप इतना स्टेप तो इसका रखना है ना, ताकि हमें आधा ही करना पड़े वहाँ पर। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल। ओके, ठीक है ऑनलाइन वालों, मिलते हैं कल। कल की क्लास में ये वाला सवाल थोड़ा सा रिजर्व रखना, कल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास है आपकी देवेश सर की।